मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली वीडियो के अंदर में हमने दो अलग अलग पार्ट्स कवर कर लिए थे पिछली वीडियोस के अंदर में। सबसे पहला था अ पेयर ऑफ टेस्टिस एंड एक्सेसरी डक्ट्स। आज हम लोग बात करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। हेडिंग देंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब ये जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होंगे ये दरअसल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स मेनली पाए जाते हैं। सबसे पहले जो आता है वो है सेमिनल वेसाइकल, और ये जो सेमिनल वेसाइकल होते हैं ये पेयर में होते हैं, यानी कि 2 होंगे नंबर में। दूसरे जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं ये होते हैं प्रोस्टेट, और ये एक ही होता है लेकिन फिर ये अलग अलग 5 अलग अलग लोब्स में डिवाइडेड होते हैं, मेड अप ऑफ 5 लोब्स हम लोग कह सकते हैं। हालांकि अगर सिर्फ नंबर पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे कि सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। और उसके बाद अपना थर्ड जो आता है वो है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर इसे ही हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड, और ये भी पेयर में होंगे। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी पेयर में होते हैं, 2 होंगे नंबर में। प्रोस्टेट जो होगा वो सिर्फ एक होता है लेकिन 5 लोब्स में डिवाइडेड होता है, नंबर एक ही होता है। और सेमिनल वेसाइकल जो होंगे वो 2 होंगे, यानी कि पेयर में होंगे। बारी बारी से इन सभी के बारे में बात करेंगे, जल्दी से आप इसे नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेमिनल वेसाइकल के बारे में। 2 होंगे सबसे पहली बात कि 2 इन नंबर यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि ये प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस सेमिनल फ्लूइड, यानी कि ये जो ग्लैंड्स हैं सेमिनल वेसाइकल, इन ग्लैंड से जो फ्लूइड सिक्रीट होता है उसे हम लोग कहते हैं सेमिनल फ्लूइड। कैसे होंगे टेक्सचर के अंदर में? अगर हम लोग टेक्सचर बात करें तो ये होते हैं ट्रांसपेरेंट होंगे, ल्यूब्रिकेटिंग होते हैं, ल्यूब्रिकेशन का काम करते हैं। ल्यूब्रिकेशन का मतलब चिकनाहट प्रोवाइड कराते हैं। ट्रांसपेरेंट होते हैं बिल्कुल देखने में, तो ट्रांसपेरेंट होंगे, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। और उसके बाद जेली लाइक होंगे, जेली के जैसे होते हैं, ठीक है। जेली लाइक टेक्सचर इनका होता है। अगर हम लोग बात करें कि ये कितना परसेंट वॉल्यूम बनाते हैं तो इट मेक्स 60 to 70% ऑफ सीमेन। ये टोटल सीमेन का जितना भी सीमेन होगा आगे सेमिनल वेसाइकल, जो हमने बताया था कि सेमिनल वेसाइकल के जो सिक्रीटिंग पार्ट हैं, जो सिक्रेटरी मटेरियल होगा, प्लस प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इन तीनों का ही सिक्रेटरी मटेरियल जब आपस में मिल जाता है तो उन तीनों के मिलने और प्लस स्पर्म सेल के मिलने की वजह से जो स्ट्रक्चर जो बॉडी से बाहर निकल रहा होता है, मेल बॉडी जो इजैकुलेट करती है उसे हम लोग कहते हैं सीमेन, ठीक है। तो सीमेन के अंदर में इसका रोल कितना होगा? सिर्फ 60 से 70% पार्ट जो होता है वो सीमेन का, वो सेमिनल वेसाइकल के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम लोग पीएच की बात कर लें तो यहाँ पर पीएच जो होगा वो होता है 7.3, यानी कि स्लाइटली अल्कालाइन होगा नेचर के अंदर में। और उसके बाद अगर हम लोग देखें एक लास्ट पॉइंट इसके अंदर में, फ्रक्टोज भी प्रेजेंट होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है, एंड कैल्शियम आयंस आर प्रेजेंट। तो फ्रक्टोज भी प्रेजेंट होगा और साथ ही कैल्शियम आयंस भी यहाँ पर इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं। फ्रक्टोज जो होते हैं ये एनर्जी सोर्स का काम करते हैं, ये एक तरीके से फ्यूल प्रोवाइड कराते हैं स्पर्म सेल को ताकि उनको एनर्जी मिल सके और वो आगे ट्रैवल कर सके। आप इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे। अब बात करते हैं प्रोस्टेट के बारे में कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होगा वो किस टाइप का होगा और क्या कुछ चीज़ें होंगी। प्रोस्टेट 1 इन नंबर, ये सिर्फ एक ही होंगे। इट प्रोड्यूसेस, हम यहाँ पर अगर हम लोग बात कर ले कहाँ पर प्रेजेंट होता है तो प्रेजेंट बिलो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। बिलो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ये नीचे प्रेजेंट होते हैं, 5 लोब्स के अंदर में डिवाइडेड होते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर मेड अप ऑफ 5 लोब्स, अलग अलग 5 लोब्स के अंदर में ये डिवाइडेड होते हैं, एक ही होता है लेकिन, और यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे होंगे? तो ये जैसे कि ट्रांसपेरेंट थे, जेली लाइक टेक्सचर था इनका, और ये लेकिन जो होंगे ये ट्रांसपेरेंट ना होके मिल्की होते हैं और थिक होते हैं, विस्कस होते हैं। तो सबसे पहली बात कि मिल्की होंगे, दूधिया कलर के होते हैं, मिल्की वाइट होते हैं, ये थिक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा थिक होंगे, गाढ़ा जो होता है, विस्कस हम लोग कह सकते हैं, विस्कस होते हैं, ठीक है। थिक होंगे, विस्कस होंगे। ये भी
स्टिकी हो सकते हैं और जेली लाइक भी हो सकते हैं। जैसे वो भी जेली लाइक थे तो ये भी जेली लाइक भी हो सकते हैं और साथ ही स्टिकी भी हो सकते हैं। अगर हम इसके अंदर में बात करें कि ये कितना % पार्ट ऑफ सीमेन का फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ 20 to 30% पार्ट जो होता है वो बनाते हैं प्रोस्टेट। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग कहें तो सिर्फ 20 से 30% बना रहे हैं और वो बनाते थे 60 to 70%, मतलब ऑलमोस्ट 90% जो है वो यही दोनों पार्ट मिलकर बना दिया करते हैं। पीएच की अगर बात कर लें थोड़ा डिफरेंस होता है, आप चाहें तो सेम भी याद रख सकते हैं। याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप एक ही पीएच अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। 7.3 सभी के अंदर में या 7.2, आप दोनों में से कोई सा भी याद कर सकते हैं। लेकिन सेमिनल वेसिकल का जो पीएच होता है वो 7.3 होता है और प्रोस्टेट का जो पीएच होगा वो 7.2 होगा। इतना माइनर मार्जिन से कभी भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इसका पीएच कितना होगा और उसके अंदर में पीएच का कितना होता है। ठीक है, तो ये भी स्लाइटली अल्कालाइन होता है, 7.2 और 7.3 के अराउंड में इसका भी रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर में अगर हम लोग बात कर लें कि और क्या कुछ चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो यहाँ पर जैसे कि कैल्शियम और फ्रक्टोज जैसी चीज़ें प्रेजेंट थी। और यहाँ पर क्या होगा कि प्रोफाइब्रोलाइसिन एंड क्लॉटिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। क्या होते हैं ये? तो प्रोफाइब्रोलाइसिन भी जो होता है वो एक फाइबर को डिसॉल्व करने वाला एंजाइम होता है, जो कि ये क्या करता है कि जितने भी सीमेन होते हैं उनको कोगुलेट करने में, उनको क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। तो क्लॉटिंग एंजाइम्स या प्रोफाइब्रोलाइसिन भी एक टाइप का क्लॉटिंग एंजाइम ही है। और ये क्या करता है कि सीमेन को गाढ़ा बनाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, विस्कस होते हैं। जैसे मैंने बताया कि मिल्की होंगे, थिक होंगे, विस्कस होंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा बनाते हैं उनको थोड़ा सॉलिडिफाई, मतलब थोड़े से, मतलब उसका टेक्स्चर जो होता है ना वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, विस्कस हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म सेल्स की एनर्जी जो होगी वो इसके अंदर में थोड़ी कंजर्व रहती है। इस वजह से ये सारे के सारे काम किए जाते हैं। प्रोफाइब्रोलाइसिन एंजाइम होता है और क्लॉटिंग एंजाइम होता है। ये सारे क्लॉट करके रखे होते हैं। जब ये मेल बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, जब इनका इजैकुलेशन होने के बाद जब सीमेन बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो फिर यही क्लॉटिंग एंजाइम जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं कि फिर पिघलना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। और कैपेसिटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं डीकैपेसिटेशन, तो वहाँ पर फिर होना शुरू हो जाता है और वो पिघलने लग जाते हैं। और कुछ समय के बाद क्या हो जाता है कि फिर स्पर्म सेल्स आसानी से फिर फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप इसे भी जल्दी से नोट डाउन करेंगे। अब बात करते हैं अपने तीसरे ग्लैंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड के बारे में। ये 2 होंगे नंबर में। और साथ ही अगर हम लोग बात कर लें कि ये क्या चीज़ें, किस तरीके की चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर जो इनका टेक्सचर होता है वो, ये जो सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे वो दरअसल ट्रांसपेरेंट होंगे, ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्लाइमी होते हैं। स्लाइमी का मतलब चिकने होते हैं और कई बार ये जेली लाइक भी होंगे। जो जेली के जैसे होते हैं और स्लाइमी होते हैं। स्लाइमी कहने का मतलब ये कि जो चिकना सब्सटेंस होता है, जैसे आपने एलोवेरा के अंदर का जो पोर्शन आपने निकाल के देखा होगा और टच किया होगा तो काफ़ी स्लिपरी सा होता है। तो उस तरीके का टेक्सचर जो है वो यहाँ पर ये प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ये कोई से भी यहाँ पर आपको इनका पीएच भी जो होगा वो 7.2 के अराउंड में होता है। 7.2 इनका भी पीएच होगा। और ये इनका काम जो होता है वो सिर्फ इतना सा होता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा था कि पहले वाले के अंदर में हमने देखा था कि सेमिनल फ्लूइड जो है, सेमिनल वेसिकल जो होता था वो जो भी सब्सटेंस सिक्रेट करता था, सेमिनल फ्लूइड जिसको कहते थे, वो 60 to 70% पार्ट बनाता था। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो 20 to 30% पार्ट बनाता है। तो ये दोनों मिलाकर 90% अप्रॉक्स सीमेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि जो बाकी का बचा हुआ 10% है वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड सिक्रेट करता होगा? जी नहीं। यहाँ पर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड का काम सीमेन फॉर्मेशन में कोई भी रोल नहीं होता है। दरअसल उनका कोई भी काम यहाँ पर सीमेन फॉर्मेशन के अंदर में नहीं होता है। बाकी का जो 10% पार्ट होता है वो स्पर्म सेल्स होते हैं सीमेन के अंदर में। तो 90% पार्ट आपके सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेटरी मटेरियल था उन्होंने कर दिया था, और बचा हुआ 10% पार्ट जो है वो स्पर्म सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बात ये आती है कि आखिर ये क्या काम करते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड? तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड जो होते हैं, ये दरअसल जो पेनिस होगा, अगर हम लोग बात कर लें कि अगर ये पेनिस है तो पेनिस के अंदर से जो यूरिथ्रल ओपनिंग गई हुई होती है, जो यूरिथ्रा अंदर से गया हुआ होता है, तो उस यूरिथ्रा के अंदर में दरअसल हम लोग जानते हैं कि मेल बॉडी के अंदर में क्या होता है कि कॉमन ओपनिंग होती है जिसके थ्रू यूरिन भी पास आउट होता है और सीमेन भी पास आउट होता है। ठीक है,
तो जैसे अगर हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि एक ही कॉमन ओपनिंग है और कंटिन्यूसली यूरिन का जो पास आउट होना होता है, जो यूरिन पास होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सीमेन का पास आउट होना। सीमेन जो है हमेशा तो वो कैरी करेगा नहीं। तो यूजुअली क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर में जो पेनिस होता है, जो उसके अंदर में यूरिथ्रा जो होता है, वो यूरिन को कैरी कर रहा होता है और यूरिन का पीएच जो होता है वो होता है, अगर आपको याद हो, 6 के अराउंड में। यानी कि यूरिन का पीएच जो है वो 6 है, यानी कि वो स्लाइटली एसिडिक है। और इसका मतलब ये कि अगर कंटिन्यूसली लगातार दिन भर में कितनी भी बार अगर यूरिन इसमें अगर ज़्यादातर टाइम अगर पास होता रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि यूरिथ्रा के अंदर का जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक रहता है। और अभी तक हमने जो देखा कि जो सेमिनल वेसाइकल, जो सीमेन अभी पीछे से आएगा, जो इसी रास्ते से ट्रैवल करता हुआ जब आएगा तो वो क्या करेगा, उसका जो पीएच होता है वो होता है 7.3, यानी कि वो स्लाइटली अल्कालाइन होता है। तो अगर ये पाथ पूरा का पूरा एसिडिक है और उससे अगर अल्कालाइन पार्ट जब वो मूव करता हुआ जाएगा तो वहाँ पर स्पर्म सेल्स के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शुरू हो सकती है और जिसकी वजह से स्पर्म सेल्स के ऊपर में इसका खतरा बढ़ जाता है डैमेज होने का। तो इसी डैमेज से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि जो ही सीमेन इजैकुलेट होने वाला होता है, ठीक है, जो ही पेनिस के अंदर में इरेक्शन वाली पोजीशन आती है, ठीक उसी टाइम पर फिर क्या होता है कि सबसे पहले बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है। ये जो ग्लैंड है ये अपना सब्सटेंस सिक्रीट करना पहले ही शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरे यूरिथ्रा के अंदर में ये पहले फैल जाते हैं और एक पेनिस से एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, बिल्कुल वाटर के जैसा एक सब्सटेंस पहले बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वो थोड़ा स्लाइमी भी होता है, चिकना सा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। इस तरीके का सब्सटेंस पहले बाहर निकलना शुरू होता है, अभी तक सीमेन बाहर नहीं आया हुआ होता, जिसकी वजह से इसका काम ये होता है कि पहली बात कि पूरे के पूरे पाथवे को ल्यूब्रिकेट करना आसानी से, ताकि सीमेन जो है वो एक फोर्सफुल एक्सपल्शन यहाँ पर हो सके, फोर्सफुली सीमेन जो है वो आसानी से बॉडी से बाहर निकल सके। और दूसरा रीज़न ये होता है ताकि उनको कोई मतलब फ्रिक्शन वगैरह फील ना हो। और दूसरा रीज़न ये होता है कि ये पूरे के पूरे यूरिथ्रा की एसिडिटी को किल करने का काम करते हैं। एसिडिटी को भी वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और साथ ही साथ ल्यूब्रिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं यूरिथ्रा के अंदर में। तो ये दो काम जो होता है वो होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इट किल्स द एसिडिटी of urethra and cleans it for the movement of sperm। यानी कि इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ल्यूब्रिकेशन, यानी कि ये ल्यूब्रिकेशन करने का काम करते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर पीएच मैंने आपको बता ही दिया है, ये इनका क्या होगा 7.2 होगा। यूरिन का पीएच जो होता है वो कितना होता है, तो वो अप्रॉक्स में 6 के अराउंड में होता है। तो इसका पीएच जो है वो 6 है और जो सीमेन आने वाला है उसका पीएच 7.2 7.3 के अराउंड में रहेगा। तो उसके पीएच को मैच कराने के लिए क्या होता है कि पहले जो कि ये भी अल्कलाइन नेचर का होता है तो यही पहले ट्रैवल कर जाता है ताकि ये उसकी एसिडिटी को किल कर दे, ठीक है। पहले तो न्यूट्रलाइज करेगा और न्यूट्रलाइज करने के बाद कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, उसका पीएच भी पूरे के पूरे यूरिथ्रा का पीएच भी धीरे धीरे फिर 7.2 7.3 के अराउंड में आ जाता है। तो जिसकी वजह से सीमेन जब इससे पास होता है तो दोनों का पीएच सेम रहेगा, तो उसमें कोई सा भी नुकसान नहीं होगा सीमेन को। और दूसरी बात कि वो एक ल्यूब्रिकेशन भी प्रोवाइड करेंगे ताकि फोर्सफुल एक्सपल्शन हो सके पेनिस के थ्रू। आप इसे जल्दी से भी नोट डाउन करेंगे। अब इस पॉइंट की बात कर लेते हैं कि ये जो तीनों हमने ग्लैंड पढ़े हैं, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है उन सभी को मिलाकर एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग, सीमेन कहते हैं, ठीक है। मतलब 90% जो पार्ट होता है उसको मतलब सीमेन को बोलते हैं। उसके साथ स्पर्म सेल भी जब ऐड हो जाता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है वही सारी चीज़ें कि ऑल दीज 3 ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। इन तीनों के जो सिक्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमिनल प्लाज्मा, विच मेक्स द 90% ऑफ द सीमेन। टोटल सीमेन का वो 90% बनाते हैं कौन, सेमिनल प्लाज्मा, जो कि इन 3 ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है। एंड रेस्ट 10% इज फिल्ड बाई स्पर्म सेल्स, और बाकी का जो 10% होगा वो स्पर्म सेल्स का बना हुआ होता है। अगर हम लोग स्पर्म की बात करें या फिर सीमेन की बात करें कि सीमेन के अंदर में क्या चीज़ें होती हैं, तो सीमेन जो होता है वो बना हुआ होता है सेमिनल फ्लूइड से,
सेमिनल प्लाज्मा से एंड इसी के साथ जुड़ा हुआ होगा स्पर्म सेल, यानी कि ये होगा 10% पार्ट और ये होता है 90% पार्ट। ये दोनों मिलाकर बना देते हैं सेमेन। तो सेमेन इज इक्वल्स टू हो जाता है सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म सेल्स। सेमिनल प्लाज्मा जो होंगे वो 90% होंगे एंड स्पर्म सेल्स जो होंगे वो 10% होते हैं। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात कर लें कि वॉल्यूम कितना होता है, तो यहाँ पर जो सीमेन का वॉल्यूम होता है वो होता है 3 to 4 ml पर इजैकुलेशन। पर इजैकुलेशन कहने का मतलब ये कि मेल बॉडी एक बार में कितना सीमेन बाहर निकालती है बॉडी से, तो वो होता है 3 to 4 ml। ठीक है। यहाँ पर पीएच की अगर हम लोग देखें तो पीएच जो होगा वो अभी बताया मैंने कि 7.2 से 7.3, तो हम लोग रफ आइडिया लेकर चलते हैं 7.2 to 7.4, ऐसा हम लोग लिख लेते हैं कि पीएच जो होता है वो 7.2 और 7.4 के बीच में लाई करता है कहीं पर भी। ठीक है। स्पर्म काउंट की अगर हम लोग बात करें कि इस स्पर्म काउंट कितना होगा, तो ये होता है 20 से लेकर 120 मिलियन पर ml। एक ml वॉल्यूम के अंदर में जो स्पर्म का नंबर होगा वो होगा 20 से 120 मिलियन, यानी कि ये हो जाता है लगभग 80 से 300 मिलियन पर इजैकुलेशन। एक बार जब मेल बॉडी सीमेन इजैकुलेट करती है तो उसके अंदर में लगभग 80 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म सेल्स होते हैं। ठीक है। और 1 ml की अगर हम लोग बात कर ले तो 1 ml के अंदर में सिर्फ 20 से लेकर 120 मिलियन स्पर्म सेल्स होंगे। आप इसे भी जल्दी से नोट डाउन करेंगे। ये था हमारा थर्ड पार्ट एक्सेसरी ग्लैंड्स का। अब हम लोग बात करते हैं अपने फोर्थ पार्ट एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। अब इसे और भी क्या बोला जाता है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसे हम लोग मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं, पीनस भी बोलते हैं, तो पीनस के नाम से जानते हैं हम लोग। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन भी हम लोग बोलते हैं, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन या सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल कॉपुलेटरी ऑर्गन या इस तरीके से सेक्सुअल ऑर्गन यहाँ पर बोल दिया जाता है। अब हम लोग बात करें कि ये किस चीज़ का बना हुआ होगा, तो यहाँ पर ये एक स्पेशल टाइप के टिश्यू का बना हुआ होता है जो इसके हार्डनिंग में या फिर इसके इरेक्शन में हेल्प करता है। इरेक्शन का मतलब होता है स्ट्रेट होना। तो मेल का जो पेनिस होता है वो इस तरीके से बना हुआ होता है ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, हार्ड हो जाए, और जिसकी वजह से कॉपुलेशन में आसानी हो, वो अपने पेनिस को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में इंसर्ट कर सके और फिर गैमेट का ट्रांसफर वहां तक कर सके। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर में एक स्पेशल टाइप का फिनोमेना, एक मैकेनिज्म इसके अंदर में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ पेनिस या फिर इरेक्शन ऑफ पेनिस। अब इरेक्शन ऑफ पेनिस के भी पीछे बहुत लंबी कहानी होती है, एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है आपका, लेकिन अपने को उतने चीज़ों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी पे अगर हम लोग फोकस करें तो सिर्फ यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ स्पेशल टिश्यू के बारे में, तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल टिश्यू known as corpus spongiosum, corpus spongiosum, which is responsible for, जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा किस चीज के लिए, हार्डनिंग या इरेक्शन ऑफ इट, जो इसके हार्डनिंग में या फिर इरेक्शन में हेल्प करता है। और ऐसा इस वजह से हो पाता है क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप के टिश्यू का बना हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। स्पॉन्जियोसम, अब ये जो स्पॉन्जियोसम होता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये दरअसल इसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे वैकेंट गैप्स होते हैं। ये मतलब इस तरीके का टिश्यू है जहाँ पर इस टिश्यू के अंदर में आपको बहुत सारे छोटे छोटे गैप्स देखने को मिलते हैं। इन गैप्स को हम लोग कहते हैं साइनोसॉइड्स। दरअसल होता ये है, अगर हम लोग अगर शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो ये जिस टिश्यू का बना हुआ होता है, जो पेनिस होता है वो जिस टिश्यू का बना हुआ होता है, उस टिश्यू के अंदर में छोटे छोटे गैप्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। और उन गैप्स की वजह से, उन गैप्स के अंदर में क्या होता है कि जब इरेक्शन की बारी आती है
तो या फिर जब सेक्सुअल थॉट्स आने शुरू होते हैं, जब इरेक्शन होना होता है, तो उस वक्त पे क्या होता है कि इसके अंदर में ब्लड फिल होना शुरू हो जाता है। इन टिश्यूज के अंदर में क्या होगा कि ब्लड फिल होना शुरू हो जाएगा, और ब्लड फिल होने की वजह से आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो पेनिस है वो इनलार्ज हो जाएगा, उसका साइज बढ़ जाता है, हार्ड हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे का जो मैकेनिज्म होता है दरअसल वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। किस तरीके से होता है और उसके अंदर में फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है और वो सारी चीज़ें। हाँ, यहाँ पर ये जो इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है वो दरअसल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एक और बात यहाँ पर कि जो पेनिस होगा, पेनिस का जो बिल्कुल एंड वाला पोर्शन होता है, जो आगे वाला बिल्कुल जो एंड होता है, वो थोड़ा इनलार्ज होता है, थोड़ा स्वॉलन होता है। जो नॉर्मल बॉडी होती है पेनिस की, उसकी पेनिस की बॉडी से थोड़ा ये इनलार्ज होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसकी जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, और उसके ऊपर में एक स्किन की कवरिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं फोर स्किन या फिर प्रेप्यूस, ठीक है। उसके बारे में भी अभी अपन लोग लिख लेंगे यहाँ पर, ग्लैंस पेनिस, ठीक है। तो ग्लैंस पेनिस इज इनलार्ज्ड एंड विच इज कवर्ड बाय फोर स्किन और प्रीप्यूस, जिसको हम लोग फोर स्किन या फिर प्रीप्यूस कहते हैं। चलिए आप इसे जल्दी से नोट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये डायग्राम है पेनिस का डायग्राम हम देखते हैं किस तरीके से क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। पेनिस के मोस्टली जो अगर हम लोग ब्रॉडली देखें तो दो पार्ट के अंदर में ये डिवाइडेड है। पहला जो बिल्कुल बॉडी के अंदर होगा जिसको हम लोग कहते हैं रूट या फिर बेस, और जो कि अनएक्सपोज्ड होता है, यानी कि बॉडी के अंदर होता है, ये एक्सपोज नहीं होता है, बाहर नहीं दिख रहा होता। इसकी बाहर की जो चीज़ें होती हैं ये मतलब बाहर नज़र आ रही होती हैं, इसकी इधर की जो राइट हैंड साइड वाली चीज़ें हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली ये जो चीज़ें हैं ये नज़र नहीं आती हैं। यहाँ पर दो और चीज़ें मेंशन कर रखे हैं हमने, इसके बारे में हम लोग आगे थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल अगर देखें कि ये जो पेनिस की मेन बॉडी है या फिर जिसको हम लोग शाफ्ट कहते हैं, इसके इधर वाला पोर्शन जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है उसको बॉडी या फिर शाफ्ट बोला जाता है, और रूट या बेस बोलते थे जो कि अनएक्सपोज्ड पार्ट होता था। अब इसके अंदर में क्या है, तो सबसे पहले इनिशियली बिल्कुल अंदर से शुरुआत करते हैं। अंदर वाले पोर्शन के अंदर में सबसे पहले अंदर जो बिल्कुल पार्ट है, ये जो ब्लैक कलर की लेबलिंग दिखा रखी है, ये जो पोर्शन होता है ये है दरअसल यूरिथ्रा, जो कि कंडक्ट करता है यूरिन को भी और साथ ही सीमेन को भी। ये पेनिस के अंदर में प्रेजेंट होता है, तो यूरिथ्रा का वो पार्ट जो कि पेनिस के अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम लोग पिनाइल यूरिथ्रा कहेंगे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है दरअसल पिनाइल यूरिथ्रा, और जिसकी बिल्कुल आगे की टिप वाली जो एंडिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं यूरोजेनाइटल ऑरिफाइस। यूरो यूरिन के लिए आता है, जेनाइटल गैमेट के लिए, या फिर अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट और यूरिनो, तो यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट भी बोल दिया जाता है या फिर यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट भी बोल दिया करते हैं। इसकी ओपनिंग जो है तो उसको हम लोग कहते हैं यूरोजेनाइटल ऑरिफाइस, और ये जो ट्रैक्ट है, ये जो पूरा का पूरा पाथवे है जो यूरिथ्रा है, इसी को हम लोग यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं।
चलिए अब इसके ऊपर में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पीनस का जो मेन बॉडी होती है वो दरअसल एक स्पेशल टाइप के टिश्यू की बनी हुई होती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और ये स्पॉन्जी होता है, यानी कि इसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे गैप्स होते हैं और उन्हीं गैप्स को हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइड्स, जिसमें जब ब्लड भर जाता है तो वो इरेक्ट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि ये पिनाइल यूरेथ्रा वाली ये स्ट्रक्चर है और इस पिनाइल यूरेथ्रा की जस्ट बाहर ये जो ब्लू कलर की शेडिंग वाला जो पोर्शन है, ये जो ब्लू कलर का शेडिंग है, ये दरअसल कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये जो ब्लू कलर वाली, ये जो पूरा का पूरा ब्लू कलर वाला शेड है जो कि पिनाइल यूरेथ्रा के चारों तरफ प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये पिनाइल यूरेथ्रा और इसके चारों तरफ में जो प्रेजेंट होगा, ये जो ब्लू कलर से मैंने मेंशन कर रखा है, ये दरअसल क्या है, ये है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, इसी का वो पार्ट जो अंदर की तरफ में प्रेजेंट होता है, एक ओवल शेप का, एक राउंडेड शेप का, एक स्फेरिकल शेप के अंदर में ये प्रेजेंट होता है जो कि बेस के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको हम लोग कहते हैं बल्ब। यानी कि ये ब्लू कलर वाली ही ये लाइनिंग है, सॉरी यहाँ पर ब्लू कलर से मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है जो कि बाहर में जाके कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का फॉर्मेशन करता है, वो दरअसल अंदर में उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्ब, ठीक है। तो और यहाँ पर ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, यही जाके आगे जाके फिर स्वॉलन हो जाता है। यहाँ से इसका डायमीटर जो है, यहाँ के से आने के बाद जो एंड वाला पोर्शन है, यहाँ पर आने के बाद इसका डायमीटर जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है और यहाँ से होके फिर ये इस तरीके से ये राउंडेड कॉर्नर, राउंडेड एंड जो यहाँ पर ले लेता है। और ये जो बिल्कुल स्ट्रक्चर होता है आगे का, एक बिल्कुल हेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसको दरअसल हम लोग कहते हैं ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस का मतलब यही होता है कि एक्सपोज्ड, या फिर ग्लैंस का मतलब ये होता है कि जो बिल्कुल फ्रंट पे जो नजर आता है, बिल्कुल जो सामने नजर आता है, तो ग्लैंस पेनिस बोलते हैं इसको। ये जो पेनिस का वो पोर्शन जो बिल्कुल फ्रंट में होगा, जो बिल्कुल मतलब प्रोमिनेंट जो नजर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ग्लैंस। तो ग्लैंस पेनिस बोलेंगे जो आगे का स्वॉलन वाला पोर्शन यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर ग्लैंस पेनिस के मतलब ग्लैंस पेनिस के ऊपर में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फोर स्किन होगी और या फिर प्रिप्यूस होगा, उसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की ये वाली टिश्यू और यही टिश्यू जो है वो उस ग्लैंस पेनिस का फॉर्मेशन करती है। लेकिन यहाँ पर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के ठीक बाद में भी एक और टिश्यू की लेयर होती है, जिस टिश्यू को हम लोग कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम। ये दरअसल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम टिश्यू को। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की टिश्यू है और उसके जस्ट बाहर में एक और टिश्यू की लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम, जो कि ब्लैक कलर में आपको दिखा रखा है। और ये जब अंदर की तरफ में, जैसे कि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की जो अंदर वाला जो पोर्शन था उसको हम लोग बल्ब कहते थे, उसी तरीके से कॉर्पस कैवर्नोसम का जो अंदर वाला पोर्शन होगा उसे हम लोग क्रूरा नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रूरा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो यहीं तक खत्म हो जाता है और इसके आगे दरअसल इन दोनों का बिल्कुल जो थिकनेस थी वो यहाँ तक बिल्कुल सेम थी, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है कि ये यहीं पे खत्म हो जाता है, जो कॉर्पस कैवर्नोसम है वो यहीं पे एंड हो जाता है और इसी के चारों तरफ बाहर की तरफ में ये घेर लेता है जो ग्लैंस पेनिस वाला एरिया था। तो ये ग्लैंस पेनिस भी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वो कौन से टाइप के टिश्यू का बना हुआ होगा, तो भले ही वो बिल्कुल बाहर की तरफ में नजर आता है, एक्सपोज्ड नजर आता है, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। हालांकि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बाहर में भी एक लेयर है कॉर्पस कैवर्नोसम, लेकिन वो पीनस की जो मेन जो इवन बॉडी होगी, जो यूनिफॉर्म थिकनेस जो होती है, उसके अंदर में कॉर्पस कैवर्नोसम पाया जाता है, लेकिन ग्लैंस पेनिस पर कॉर्पस कैवर्नोसम एब्सेंट होगा। अब यहाँ पर ये जो टिश्यू है कॉर्पस कैवर्नोसम, इसके बाद भी एक और स्किन की लेयर, सबसे बाहर में स्किन की एक लेयर होती है, ये स्किन है, ठीक है, जो ब्लू कलर से मैंने मेंशन कर रखा है। तो ये स्किन की एक लेयर होती है और स्किन की लेयर बिल्कुल चिपकी हुई होती है कॉर्पस कैवर्नोसम टिश्यू से, लेकिन ये यहाँ से फिर ये रिलीज हो जाती है क्योंकि यहाँ के बाद कॉर्पस कैवर्नोसम खत्म हो जाता है एक पॉइंट के बाद, और इस पॉइंट को जो यहाँ जहाँ से हम लोग कहें कि कॉर्पस कैवर्नोसम या तो खत्म हो रहा है या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ से ग्लैंस पेनिस की शुरुआत हो रही है, तो ये जो एज होता है, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को दरअसल एक नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं कोरोना ग्लैंडिस। कोरोना ग्लैंडिस, ठीक है। कोरोना वर्ड जो आया हुआ है ना, अभी जो बात चल रही है कोरोना वायरस, तो कोरोना वर्ड का मतलब होता है क्राउन, ठीक है, क्राउन, ताज, ठीक है। तो कोरोना वायरस जो है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके का नजर आ रहा है, जहां पर क्राउन है और मतलब जो कुछ भी है आपके वैसे स्ट्रक्चर निकला हुआ है जो क्राउन के अंदर में होते हैं, जो पहले के राजा महाराजा जो होते थे।
तो उसी तरीके से ये कोरोना ग्लैंडिस बोला जाता है क्योंकि ये क्राउन के शेप का होता है, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल एजी पोर्शन होता है, मतलब नुकीला होता है, एक एजी बनाता है, एक एजी स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल शार्प कॉर्नर होता है, ठीक है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि शार्प कॉर्नर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना ग्लैंडिस। अब यहाँ से ये जो पार्ट अब इसके बाद वाला स्टार्ट होता है, तो स्किन की लेयर जो है जैसे मैंने आपको बताया कि कॉर्पस कैवर्नोसम के साथ तो जुड़ी हुई होती है, चिपकी हुई होती है, लेकिन इस पॉइंट पर आने के बाद यानी कि कोरोना ग्लैंडिस से आने के बाद ये कॉर्पस कैवर्नोसम की टिश्यू जो है ये यहाँ पर खत्म हो जा रहे हैं, और ख़त्म होने की वजह से ही क्या हो जाता है कि ये जो स्किन की लेयर होती है ये इसको टच नहीं करती है। आगे वाला पोर्शन कौन सा है, ये ग्लैंस पिनस, तो ग्लैंस पिनस को ये टच नहीं करता, उसके बाहर बाहर में ये प्रेजेंट होता है, यानी कि ग्लैंस पिनस जो है वो इस स्किन के द्वारा कवर्ड रहता है, स्किन जो है वो उसको ग्लैंस पिनस को कवर किए हुए रहता है। ये अगर पिनस है और इसके ये आगे ब्लू वाला पोर्शन अगर ग्लैंस पिनस है तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी कवरिंग यहाँ पर हुई रहेगी, स्किन की कवरिंग हुई रहेगी। और अगर आप स्किन को हटा के देखें तो स्किन और ग्लैंस पिनस के बीच में यहाँ पर जो गैप होता है उस गैप के अंदर में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग प्रीप्यूसियल ग्लैंड बोलते हैं। प्रीप्यूसियल ग्लैंड दरअसल प्रीप्यूस वर्ड से आया है, प्रीप्यूस हम लोग कहते हैं फोर स्किन को ही, ये जो फोर स्किन है जो ग्लैंस पिनस के ऊपर में जो स्किन प्रेजेंट रहेगी उसको हम लोग फोर स्किन बोलते हैं, या फिर इसी को प्रीप्यूस भी बोला करते हैं। और इसी के जस्ट नीचे एक जो ग्लैंड होगा, प्रीप्यूस की स्किन के अंदर में ही एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग प्रीप्यूसियल ग्लैंड बोलते हैं, और ये जो ग्लैंड है वो एक ऑयली सिक्रीशन रिलीज करता है, एक लिपिड सब्सटेंस रिलीज करता है ताकि वो फ्रिक्शन से बचा सके ग्लैंस पिनस को, ताकि उसको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करा सके, ताकि उसको एक स्मूथनेस प्रोवाइड करा सके। और इस लिक्विड को, इस ऑयली सिक्रीशन को नाम दिया जाता है स्मैग्मा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फोर स्किन होगी या फिर प्रीप्यूस की जो लेयर होगी उसके ठीक नीचे एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग प्रीप्यूसियल ग्लैंड बोलते हैं, वो इसी स्किन के नीचे होगा, ठीक है ना। जैसे ये ग्लैंस पिनस वाला एरिया है, ये ब्लैक वाला पोर्शन ग्लैंस पिनस है और ये स्किन है, तो स्किन को जब आप हटा के देखेंगे तो स्किन के ही नीचे वाली लेयर में यहाँ पर ग्लैंड्स होंगे और उन ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीप्यूसियल ग्लैंड बोलते हैं दरअसल। और उसी ग्लैंड की जो है वो एक सब्सटेंस का सिक्रेशन करता है, एक ऑयली सब्सटेंस का सिक्रेशन करता है जिसको हम लोग नाम से जानते हैं स्मैग्मा, जिसको हम लोग कहते हैं स्मैग्मा। आई होप बात आ गई होगी समझ में, काफ़ी सिंपल सा डायग्राम है। आपको जो बातें ध्यान में रखनी है वो यही याद रखनी है कि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम नाम के एक टिश्यू से बना हुआ होता है और जिसकी वजह से ये इरेक्टाइल होते हैं। ग्लैंस पिनस आपको याद में रखना होगा, ध्यान में रखना होगा, फोर स्किन के द्वारा घिरा हुआ होता है। बाकी यूरोजेनिटल ऑरिफाइस, स्पिनल, यूरिथ्रा, ये सारी चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। आई होप बात आई होगी समझ में। एक लाइक तो बनता है यार, लाइक कर देना, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको लगता होगा कि शेयर करने के लायक है, ठीक है। और यही था आज का वीडियो। यहाँ पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है। अब अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको ये डायग्राम बनाना है, आप बना लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। डायग्राम बना लेंगे।